सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल के माध्यम से शेर सूर्यमंत अपने आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल कॉलेजों में अवकाश राज्य सरकार के द्वारा घोषित है। इस स्थिति में हमारे विद्यालय प्रबंधन की ओर से 10वीं 12वीं और बीएड की जो कक्षाएं संचालित हैं उनके अध्ययन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आप लोगों को घर बैठे इस शिक्षण कार्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो यहाँ पर सभी विषय अध्यापक अपने अपने विषयों का अध्यापन कार्य करवाएंगे, इसलिए आप सभी से हम आशा रखते हैं कि आप उसका घर पर रहते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, जिससे आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम कक्षा 10वीं जो प्रवेशिका है उस प्रवेशिका में संस्कृत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसके अंतर्गत हमने काव्य कौमुदी जो पाठ्य पुस्तक है उसका संपूर्ण सिलेबस का जो इस साल हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। फिर भी अब हम उसको पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करवाकर परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्यापन कार्य आपको पुनः करवाएंगे। तो आपसे भी आशा है कि आप भी उसको नियमित रूप से उसका जो भी पढ़ाया गया है प्रत्येक विषय का उसका अध्ययन करेंगे। घर पर रहते हुए कोरोना महामारी के चलते हुए आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जो अध्ययन है उसको सुचारू रूप से करते रहें। तो उसी के तहत आज का हमारा जो प्रकरण होगा, जैसा कि श्याम पत्र में भी लिखा है, छंद प्रकरण जो है कि मुख्य है। इसमें आपके दो जो छंद हैं वो आएंगे जो करने हैं आपको 5 नंबर के छंद होंगे। उसके बाद मुख्य जो छंद है वो हम पढ़ेंगे, मुख्य अलंकार है वो हम पढ़ेंगे, जो भी मुख्य प्रश्नोत्तर है वो पढ़ेंगे, निबंध है, प्रश्न वो आपकी निबंध है और जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। जो भी मुख्य कहने का तात्पर्य जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो आज सबसे पहले हम छंद प्रकरण पढ़ेंगे। उसके अंदर छंद का जो सामान्य परिचय है वो हम देखेंगे और फिर छंद शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं और उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में गहन पढ़ेंगे। तो हमें केवल प्रश्नोत्तरों से ही काम नहीं चलेगा हमारा, हमें जो भी विषय वस्तु हम पढ़ते हैं उसके अंदर की जो सामग्री होती है, जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है, उनको भी आप पढ़ें। तो हम देखते हैं कि जो छंद है उन छंदों की जो गणना है वो षड वेदांगों में की जाती है। वेद के जो 6 अंग माने गए हैं उन 6 अंगों में छंद को गणना होती है। जैसा कि कहा भी गया है, छंद पादोतु वेदस्य, यानी छंद है वो वेद के पाद हैं यानी पैर है, चरण है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पैरों के बिना चल नहीं सकता या यो कहें कि पैरों के बिना गति संभव नहीं है, उसी तरह काव्य शास्त्रों में भी पद्य शिक्षण में भी छंद के बिना काव्य है वो उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि वेद के ज्ञान के लिए भी छंदों की अनिवार्यता बताई गई है। जैसे बता रहे हैं कि केवल वेद के ज्ञान के लिए ही छंद का परिज्ञान वो अनिवार्य है, अपितु लौकिक काव्य शास्त्र हैं उनमें भी रचना और निपुणता प्राप्त करने के लिए छंद शास्त्र का जो बोध है वो होना परम आवश्यक है। वैदिक वाङ्मय और लौकिक वाङ्मय में छंद शास्त्र का विशिष्ट महत्व और स्थान बताया गया है। छंद शास्त्र का
प्राचीन जो नाम है, जिसको छंद से पहले छंद को जिस नाम से जाना जाता था वो नाम था छंदो विचिति, और शास्त्र से इसके छंदोनुशासन, छंदो विवर्ती और छंदो ज्ञान इत्यादि नाम भी हमें काव्य शास्त्र में छंद के प्राप्त होते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा है, उसके आधार पर छंद हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार हैं, एक तो वैदिक छंद और एक लौकिक छंद। वैदिक छंद का तात्पर्य है कि वेदों में प्रयुक्त होने वाले जो छंद हैं वो वैदिक छंद कहलाते हैं, और उन छंदों को शब्द छंदांशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी वेदों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले जो छंद हैं वो 7 छंद बताए गए हैं। उनमें जैसे गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, व्यक्ति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है और जगती। तो बता रहे हैं कि इन छंदों की अक्षर संख्या क्रमशः 4 से अधिक बढ़ती है। वैदिक छंदों का प्रयोग प्रायः वेदों में ही देखने को मिलता है। दूसरा जो छंद है वो लौकिक छंद है। उसमें बता रहे हैं कि पहले हम देखते हैं कि लौकिक छंद कहा किसे जाता है, तो कहते हैं कि काव्य शास्त्र आदि में प्रयुक्त होने वाला जो छंद है वो लौकिक छंद कहलाता है। यद्यपि हम देखते हैं कि छंद शास्त्र में वर्णिक और मात्रिक भेद से अनेक छंदों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु उन सबका प्रयोग साहित्य में हम मूल रूप से नहीं देखते हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि द्वारा रचित या वाल्मीकि जो रामायण है, उस रामायण में हमें 13 छंदों का प्रयोग मिलता है। उसी तरह महाभारत है, उसमें 18 छंदों का, और उसी तरह श्रीमद् भगवत पुराण में 25 छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब संस्कृत साहित्य की हम बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में भी कालिदास, महाकवि मार्ग जैसे प्रबुद्ध विद्वान हुए, कवि हुए, तो महाकवि मार्ग में भी उनका जो एकमात्र महाकाव्य है शिशुपाल महाकाव्यम, उसमें भी अनेक प्रकार के छंदों का रुचिपूर्वक समावेश किया गया है। आगे हम बात करते हैं छंद शास्त्र की जो परंपरा है, उस छंद शास्त्र की परंपरा को जब हम देखते हैं तो उस परंपरा में सर्वप्रथम जो छंद शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनके बारे में भी कभी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रमुख आचार्यों के विषय में हम चर्चा करते हैं, और उनके द्वारा रचित जो छंद शास्त्र की जो कृतियां हैं उनका भी हमें बोध होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम छंद शास्त्र के जो पूर्व में जैसे आपको बताया जा चुका है कि छंद शास्त्र के जो प्रथम कवि हैं उनका नाम क्या है, पिंगल। तो उनके द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है छंद सूत्रम। तो छंद ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो पिंगल के द्वारा रचित जो छंद सूत्र है वो माना जाता है। दूसरा जो कवि है वो है जयदेव, और इनका जो रचना है वो है जयदेव छंद। अगले जो कवि हैं वो आते हैं जयकीर्ति, और इनके द्वारा जो रचित जयकीर्ति द्वारा रचित जो रचना है वो है छंद अनुशासन। चौथे जो कवि आते हैं वो आते हैं केदार भट्टे, और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है वृत्त रत्नाकर, जो छंद शास्त्र का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। और अगले जो कवि वो क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र के द्वारा रचित जो रचना है वो है सुवृत्त तिलकम। फिर आते हैं महाकवि कालिदास, कालिदास के द्वारा रचित जो छंद शास्त्र का ग्रंथ है उसका नाम स्मृतबोध। उसके बाद में आते हैं हेमचंद्र, हेमचंद्र के द्वारा रचित जो रचना है वो है छंद अनुशासन। फिर अगले जो कवि हैं वो आते हैं गंगादास, और गंगादास के द्वारा
जो रचित रचना है वो है छंदोमंजरी। यह भी एक छंद शास्त्र का लोकप्रिय ग्रंथ है और वृत्त रत्नाकर के समान लक्षण और उदाहरण इसमें हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि छंदों के जो विभाग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं महर्षि पिंगल और अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने लौकिक जो छंद है उन छंदों को दो भागों में विभक्त किया है। जैसा कि पहला जो भाग है वो है मात्रिक छंद और दूसरा जो भाग है वो है वर्णिक छंद। अब हम देखते हैं कि मात्रिक छंद किसे कहा जाता है, इन छंदों की परिभाषा भी ज्ञात होना आवश्यक है। तो कहते हैं कि जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है, यानी जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है अर्थात जिन मात्राओं की संख्या के आधार पर रचना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। और वो है जैसे आर्या और उपगीति आदि जो छंद है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। दूसरा जो भेद था वो था वर्णिक छंद। तो कहते हैं जिन छंदों में वर्णों की जो नियत संख्या है उस संख्या के आधार पर रचना की जाती है वह वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे अनुष्टुप है, इंद्रवज्र है आदि जो छंद है वो वर्णिक छंद की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पदों की जो समानता है उस पदों की समानता के आधार पर जो वृत्त है, छंद का एक उपनाम वृत्त है, तो उसके तीन भेद बताए गए हैं और वो तीन भेद हैं। पहला है समवृत्त, दूसरा है अर्ध समवृत्त और तीसरा जो वो है विषम वृत्त। तो अब हम देखते हैं कि समवृत्त किसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि जिसके चारों जो पाद हैं यानी चरण हैं वो समान होते हैं वह समवृत्त कहलाता है। फिर अर्ध समवृत्त किसे कहा जाता है वो हम देखते हैं। तो कहते हैं कि जिसका प्रथम और द्वितीय पद, द्वितीय और चतुर्थ पद समान हो वह अर्ध समवृत्त कहलाता है। तीसरा और अंतिम आता है विषमवृत्त। तो ऐसा बता रहे हैं कि जिसके सभी पद परस्पर भिन्न होते हैं, जिसके सभी पद परस्पर भिन्न होते हैं वह विषमवृत्त कहलाता है। आगे कह रहे हैं कि मनोविचार या जो कहेंगे मनोविचारों या मनोभावों का निश्चित वर्णों या शब्दों में व्यवस्थापन है वो छंद के द्वारा ही होता है। अब जैसे पद्य शिक्षण होता है, उस पद्य शिक्षण में 4 पाद होते हैं जिसमें कहते हैं कि अब इसमें लघु और गुरु की हम बात करते हैं। तो जब हम छंदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं या छंदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब वर्णों की गणना करते हैं तो उसमें एक तो ह्रस्व वर्ण होते हैं और एक दीर्घ वर्ण होते हैं। तो ह्रस्व का मतलब आप जानते हैं छोटे वर्ण और दीर्घ का मतलब होते हैं बड़े वर्ण। तो इनमें जो ह्रस्व की जो पहचान होती है जब गणों की बात हम करते हैं तो इनमें ह्रस्व की पहचान होती है, उसमें उसका चिन्ह होता है आई के रूप में दर्शाते हैं और दीर्घ को हम एस के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पे हमें यह भी जानना आवश्यक है कि जैसे छंद में गण होते हैं और गणों की जो संख्या है वो मुख्य रूप से 8 मानी गई है और उन 8 गणों को याद करने के लिए एक इसमें सूत्र दिया गया है जिसका हम लिखते हैं ये माता राज वान सलगा, ये माता राज वान सलगा। तो यहाँ पर हम इन गणों की गणना है और पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये से हम ये गण को लेते हैं, ये गण बनता है। मैं से फिर
मगन बनता है, त से फिर तगन बनता है, र से रगन बनता है, जैसे जगन बनता है, वैसे बगन बगन बनता है, बगन बगन, और उसके बाद में न है उससे नगन बनता है। अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यगण मगण तगण रगण जगण बगण नगण और एक ये सगण सगण। इस तरह से 7 और 8 गणों की संख्या कितनी है? 8। तो इन 8 गणों को हम इस सूत्र के माध्यम से अच्छी तरह से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पर ये मात्रा राज भाग से, उसके बाद लगा लय का मतलब यहाँ पर लघु से है और गा का मतलब यहाँ पे गुरु से है, यानी लघु और जो गुरु वर्ण बताए गए हैं उनसे यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है। आगे यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जैसे अंक शब्द लिखा है तो ए पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार से युक्त जो अंक वर्ण होता है या स्वर होता है या अंक होता है वह भी दीर्घ माना जाता है। तो कहते हैं अनुस्वार युक्त, कि अनुस्वार युक्त जो अक्षर होता है वो भी गुरु होता है। जैसे अंश ले लीजिए, अंक ले लीजिए, वंश ले लीजिए, ये सब क्या है? दीर्घ। तो इनकी जब हम लघु गुरु में पहचान करते हैं तो ये ऐप के अगर अनुसार है तो ये दीर्घ हो जाता है, आगे लघु होता है आई यानी ह्रस्व हो जाता है। फिर बता रहे हैं विसर्ग युक्त है, यानी विसर्ग युक्त जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। जैसे यश है, यश, हरि, यानी इनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये विसर्ग से युक्त अक्षर भी गुरु होते हैं। फिर देखते हैं कि पादांतस्थ, यानी पद के अंत में आवश्यकता के अनुसार छंद के अनुरोध से लघु और गुरु है वो माने जाते हैं। फिर बता रहे हैं गणों को, जैसा कि आपको अभी बताया कि पद के ये छंद शास्त्र में 3 जो अक्षरों का समूह होता है वह गण कहलाता है, वही गण संज्ञक होता है। और गण भी छंद के अनुसार 2 प्रकार के माने गए हैं, एक वर्णात्मक गण होता है, एक मात्रात्मक गण होता है। तो वर्णात्मक गण में बता रहे हैं कि वर्णात्मक गणों में जहां तीनों वर्ण गुरु हो वह मगण आदि लघु यगण, मध्य लघु रगण, अंत गुरु सगण, अंत लघु तगण, आदि गुरु भगण, मध्य गुरु जगण, सर्व लघु नगण कहलाता है। इस प्रकार से अक्षर त्रयात्मक 8 गण संभव होते हैं। यहाँ वर्णात्मक गण स्वरूप बोध के लिए छंदोमंजरी जो ग्रंथ है वो बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त है। तो यहाँ पर ये मात्रा सर्गा जो सूत्र है उसके माध्यम से हमने जो 8 गण है उस 8 गणों को आपको बताया। अब यहाँ पर जो मात्रिक जो गण है उनको हम छंद है, उन छंदों में प्रयुक्त जो गण है उनको हम देखते हैं। तो कहते हैं आर्यादि मात्रिक छंदों में 5 गण होते हैं और इनमें प्रति गण में 4 मात्राएं होती हैं। तो उनमें हम देखते हैं, जैसे अभी आपको बताते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखता हूं मैं गण, चिन्ह और मात्राएं। पहला है गण, दूसरा है चिन्ह और तीसरा है
मात्राएं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिएगा जैसे गण है सर्वगुरु, सर्वगुरु, तो सर्वगुरु का चिन्ह क्या है, देखिएगा सर्वगुरु का मतलब क्या था, गुरु का चिन्ह जैसे आप लोगों ने यहाँ पर बताया था कि गुरु का जो चिन्ह है वो है ऐसे, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि पहचान क्या है, एस एस, और दीर्घ का मतलब क्या है कि दो वर्ण यानी मात्रा से युक्त। तो यहाँ पर जब मात्राओं की संख्या करते हैं तो दो इसकी होगी और दो इसकी होगी, यानी दो और दो चार मात्राएं होगी। उसी प्रकार अंत गुरु, द्वितीय जो पद है वो है अंत गुरु। इसमें जब मात्राओं की गणना हम करते हैं तो अंत गुरु है, ठीक है ना। तो अंत गुरु में अंतिम जो वर्ण है वो दीर्घ होगा। तो यहाँ पर भी जो मात्राओं की संख्या वो क्या होगी, 1 + 1 = 2, और कितनी होगी, 4 होगी। उसी तरह मध्य गुरु, मध्य गुरु यानी बीच का जो वर्ण है वो दीर्घ होगा। तो मध्य गुरु का मतलब क्या है, पहले लघु फिर गुरु और फिर लघु, यही होगा। उसके बाद में हम देखते हैं इनकी मात्राओं की गणना करते हैं तो लघु की 1 होगी, गुरु की 2 होगी, फिर लघु की 1 होगी, ये टोटल कितनी होगी, 4 होगी। उसके बाद हम देखते हैं आदि गुरु, आदि गुरु का मतलब प्रारंभ, आदि गुरु। तो पहला दो वर्ण वो दीर्घ होगा, उसके बाद में दो वर्ण वो ह्रस्व होंगे। तो इसमें भी मात्राओं की गणना जब हम करते हैं तो ये 4 होती है। उसके बाद में सर्व लघु, सभी जो वर्ण है वो लघु, यानी आई 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 और लघु की पहचान आई आई आपको बताई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो इस तरह से हमने जो मात्रिक छंदों के जो गण हैं उन गणों के बारे में देखा। अब इसमें एक यति होती है। तो कहते हैं कि जो छंद का उच्चारण है वो छंद के उच्चारण में जो व्यवस्थित स्वरूप और माधुर्य लाने के लिए मध्य में जो विराम किया जाता है, जो विराम स्वीकार किया जाता है उसे यति कहा जाता है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि ये तो छंदों का सामान्य परिचय था, और छंद के जो प्रमुख आचार्य हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे के पाठ में या आगे के प्रकरण में हम जो प्रमुख जो छंद हैं उन छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नियमित रूप से जो भी अध्यापन करवाया जाता है आपको, उसको रोज घर पे रहते हुए नियमित पढ़ते रहे और अपने जीवन में सफलता करें। धन्यवाद।